जीवन से हटकर स्वयं के बारे में सोचना। चूंकि आपका अस्तित्व है, इसीलिए आप विचार पैदा कर पाते हैं। लेकिन आपकी सोचने की प्रक्रिया इतनी विवशतापूर्ण हो गई है कि आपका ध्यान अस्तित्व से हटकर विचारों पर केंद्रित हो गया है। यह इस हद तक हो गया है कि आप विश्वास करने लगे हैं कि आपका अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि आप सोचते हैं। पाश्चात्य दर्शन की नींव वास्तव में 17वीं सदी के फ्रेंच दार्शनिक रेन देकार्त के इस प्रसिद्ध सिद्धांत पर आधारित है, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। इस मौलिक तथ्य के पुनर्कथन का यही समय है। चूंकि आप हैं, इसीलिए आप सोच सकते हैं। इसका किसी दर्शन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वह पूर्वी हो या पश्चिमी। यह एक सरल अस्तित्वगत वास्तविकता है। आप पूरी तरह से मौजूद हो सकते हैं और फिर भी आप चुन सकते हैं कि आपको सोचना है या नहीं सोचना है। आपके जीवन के सबसे सुंदर पल, जिन्हें आप आनंद के पल, खुशी के पल, परमानंद के पल या परम शांति के पल मान सकते हैं, ऐसे पल थे जब आप किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। आप बस थे। आपके विचारों के बिना भी अस्तित्व है। विचार वास्तव में क्या है? यह बस वह जानकारी है जो आपने इकट्ठी की हुई है और आप उसे फेंट रहे हैं। जो चीज आपके दिमाग ने जमा कर रखी है, उसके अलावा क्या आप वास्तव में कोई दूसरी चीज सोचने में सक्षम हैं? मनुष्य का मन बस पुरानी जानकारी को फेंटने का काम कर रहा है। तो मैं पूछता हूँ, आप जीवन जीने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं या सोचने वाले व्यक्ति? अभी 90% समय आप केवल जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, ना कि जीवन जी रहे होते हैं। आप इस दुनिया में जीवन को अनुभव करने आए हैं या इसके बारे में सोचने आए हैं? जीवन प्रक्रिया की तुलना में आपकी मानसिक प्रक्रिया बहुत छोटी चीज है, लेकिन अभी यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब मानवता के लिए समय आ गया है कि वह जीवन प्रक्रिया को फिर से महत्वपूर्ण बनाए। इसकी तुरंत आवश्यकता है। हमारा जीवन इसी पर निर्भर है। एक बार की बात है, यह लगभग निश्चित रूप से झूठी कहानी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे सच की गंध आती है। प्राचीन यूनान के महान बुद्धिजीवी अरस्तु को आधुनिक तर्क का जनक माना जाता है। एक दिन अरस्तु समुद्र तट पर टहल रहे थे। सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य सामने था, लेकिन उनके पास ऐसी साधारण घटनाओं के लिए समय नहीं था। वे अस्तित्व की किसी बड़ी समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। एक बुद्धिजीवी दिमाग के लिए अस्तित्व हमेशा से एक समस्या रहा है और अरस्तु उसे हल करने वाले थे। गंभीर विचारों में खोए हुए वे तट पर इधर से उधर टहल रहे थे। समुद्र तट पर एक और आदमी भी था जो बड़ी लगन से कुछ कर रहा था। वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि थोड़ी देर बाद अरस्तु भी उसे अनदेखा नहीं कर सके। जो लोग अपनी स्वयं की मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं में डूबे रहते हैं, वे आम तौर पर अपने आसपास के जीवन को अनदेखा कर देते हैं। उनके पास किसी फूल, सूर्यास्त, किसी बच्चे या मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखने वाली आंखें नहीं होती। अगर कोई चेहरा उदास है, तो उनमें उस पर मुस्कुराहट लाने की कोई रुचि भी नहीं होती। दुनिया में ऐसी छोटी मोटी परवाह करने की उनकी जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं होती। वे अस्तित्व की पहेलियों को सुलझाने में बहुत अधिक व्यस्त होते हैं। लेकिन इस आदमी का जोश ऐसा था कि अरस्तु भी उसे अनदेखा नहीं कर सके। बारीकी से गौर करने पर उन्होंने ध्यान दिया कि अपने मकसद में पूरी तरह से तल्लीन वह आदमी बार बार समुद्र की तरफ जाता था और फिर लौट आता था। अरस्तु ने अपने विचारों को रोका और उससे पूछा, तुम आखिर यह क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, कृपया मुझे तंग मत कीजिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। और वह अपना काम उसी उत्साह के साथ करता रहा। अरस्तु की उत्सुकता अब और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मुझे तंग मत कीजिए, यह बहुत जरूरी काम है। अरस्तु ने कहा, लेकिन यह जरूरी काम क्या है? उस आदमी ने उन्हें वह छोटा सा गड्ढा दिखाया जो उसने रेत में खोदा था और बोला, मैं समुद्र को इस गड्ढे में खाली कर रहा हूँ। उसके हाथ में एक छोटा सा चम्मच था। अरस्तु ने उसे देखा और हंसे। वैसे अरस्तु उस किस्म के आदमी थे जो जरा भी हंसे बिना पूरा साल बिता सकते थे। हंसने के लिए दिल चाहिए, बुद्धि हंस नहीं सकती, वह केवल चीरा लगाकर काट सकती है। लेकिन इस बात पर अरस्तु भी जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा, यह क्या मजाक है? तुम जरूर पागल हो। क्या तुम जानते नहीं कि यह समुद्र कितना विशाल है? तुम कभी भी इस छोटे से गड्ढे में इस समुद्र को कैसे खाली कर सकते हो? और वह भी एक चम्मच से? कम से कम तुम्हारे पास एक बाल्टी होती तो इसकी कोई संभावना भी हो सकती थी।
कृपया इसे छोड़ दो, यह निरा पागलपन है। उस आदमी ने अरस्तु की ओर देखा, चम्मच नीचे फेंका और कहा, मेरा काम तो पूरा हो गया। अरस्तु ने कहा, क्या मतलब? समुद्र का खाली होना तो दूर, वह गड्ढा भी नहीं भरा, तुम्हारा काम कैसे हो गया? वह आदमी खड़ा हो गया और बोला, मैं समुद्र को इस गड्ढे में एक चम्मच से खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि यह पागलपन है, लेकिन आप खुद क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं यह अस्तित्व कितना विशाल है? इसमें इसके जैसे करोड़ों से भी अधिक समुद्र समा सकते हैं, और आप इसे अपने सिर के छोटे से गड्ढे में खाली करना चाहते हैं, और वह भी किस चीज से? विचारों के चम्मच से। कृपया इसे छोड़ दीजिए, यह और भी बड़ी बेवकूफी है। वह दूसरा आदमी हेराक्लिटस था, एक और यूनानी दार्शनिक। एक पल में उसने अरस्तु को दिखा दिया कि अपने तर्क को जीवन के प्रत्येक पहलू में लगाकर वे अपने अस्तित्व को कितना अपंग बना रहे थे। अगर आप जीवन के अनुभव जनित आयाम को जानना चाहते हैं, तो आप इस तुच्छ विचार प्रक्रिया से कभी नहीं जान पाएंगे। आपके पास चाहे आइंस्टीन का दिमाग ही क्यों ना हो, फिर भी आपकी विचार प्रक्रिया तुच्छ होगी, क्योंकि विचार जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। विचार केवल तर्कपूर्ण ही हो सकता है, जो दो विपरीत ध्रुवों के बीच काम करता है। अगर आप जीवन को उसकी विशालता में जानना चाहते हैं, तो आपको बुद्धि से अधिक किसी चीज की जरूरत होती है। आपके पास यही बुनियादी विकल्प है। आप या तो सृष्टि के साथ जीना सीख लें, या फिर आप अपने सिर में अपनी ही सृष्टि की रचना कर लें। आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं? यह धरती समय से घूम रही है, यह कोई मामूली घटना नहीं है। सारी आकाशगंगाएं बिल्कुल ठीक से चल रही हैं। पूरा ब्रह्मांड भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन आपके दिमाग में एक छोटा सा घटिया विचार रेंग रहा है, और आपका दिन खराब हो जाता है। समस्या यह है कि आप एक मनोवैज्ञानिक जगह पर रह रहे हैं, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, और आप असुरक्षित हैं, क्योंकि वह किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। आपने बुद्ध के बारे में सुन रखा है। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, और वे एक बुद्ध बने। गौतम अकेले ही बुद्ध नहीं थे। जो व्यक्ति बुद्धि, जीवन के विभेदकारी और तार्किक आयामों से ऊपर उठ चुका है, वही बुद्ध है। मनुष्य ने दुखी रहने के लाखों तरीके खोज लिए हैं। इन सबको बनाने की मशीन बस आपके दिमाग में ही है। एक बार जब आप अपने दिमाग के साथ पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं, तब आप सीमाओं से परे जीवन को अनुभव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। बुद्ध होने का मतलब है कि आप अपनी स्वयं की बुद्धि के दर्शक बन गए हैं। जैसे कि हमने पहले कहा है, योग का सार बस यही है, उस स्थिति पर पहुंचना जहां आप और आपके दिमाग के बीच एक स्पष्ट दूरी होती है। एक बार जब ऐसा होता है, तो बढ़ी हुई स्पष्टता, समझ और आज़ादी का जीवन प्रारंभ हो जाता है। यही स्वतंत्रता का जन्म है। साधना। आप यह आसान सा अभ्यास आजमा सकते हैं। अपने नल को इस तरह से खोलिए कि हर मिनट उससे बस 5 या 10 बूंद पानी ही गिरे। अब अगर आप हर बूंद को बहुत ध्यान से देखते हैं, यह कैसे बनती है, कैसे गिरती है, कैसे जमीन से टकराकर बिखर जाती है, हर दिन इसे 15 से 20 मिनट तक कीजिए। आप धीरे धीरे अपने भीतर और अपने आसपास की कई चीजों के बारे में जागरूक हो जाएंगे, जिनके बारे में अभी आप बिल्कुल बेखबर हैं। यह सरल अभ्यास संवेदनशीलता और स्पष्टता की ऐसी प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे आप अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। इस आसान प्रक्रिया में आप वास्तव में योग के एक अंग, धारणा में प्रवेश करते हैं, जिसका अर्थ है वह जिसका प्रवाह होता है। हम यहाँ पानी की बात नहीं कर रहे। यह आपका ध्यान यानी आपकी चेतना है। इसमें प्रयास यह है कि आपके ध्यान को पानी के साथ जोड़कर गतिशील बनाया जाए। यह निरीक्षण करने या सराहना करने का अभ्यास नहीं है। यह आपके ध्यान को, जो एक छिटपुट और रुक रुक कर चलता है, एक सतत प्रवाह में बदलने का अभ्यास है।